हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। अगाथा क्रिस्टी की रहस्यमयी कहानी स्पार्कलिंग साइनाइड, लास्ट पार्ट। ऊपर से शांत और बिना घबराहट के, परंतु अंदर ही अंदर सिकुड़ा हुआ स्टीफन फैराडे ग्रेट स्कॉटलैंड यार्ड में दाखिल हुआ। दिल दिमाग पर ऐसा बोझ जो सहा न जा सके। उस दिन सुबह ही लगा था जैसे सब कुछ ठीक जा रहा था। इंस्पेक्टर केम्प ने उसे यहाँ आने के लिए क्यों कहा था, इतना जोर देकर? उसे क्या पता था या शक था? सिर्फ धुंधला सा शक हो सकता था। ऐसे में करना ये चाहिए कि अपना दिमाग दुरुस्त रखो और किसी बात के लिए हामी न भरो। सैंड्रा के बगैर उसने अजीब ढंग से बेसहारा और अकेला महसूस किया। यूँ लगता था जैसे जब वे दोनों मिलकर किसी जोखिम का सामना करते थे तो उसके खौफ आधे रह जाते थे। साथ होने पर उनमें ताकत और हिम्मत होते थे। अकेला वो कुछ नहीं था, उससे भी कमतर था। और सैंड्रा, क्या वो भी ऐसा महसूस करती थी? क्या वह इस समय किडरमिंस्टर हाउस में बैठी चुपचाप, गंभीर, गर्विली, लेकिन भीतर से बेहद कमज़ोर महसूस करती हुई? इंस्पेक्टर केम्प ने उसका स्वागत अच्छी तरह मगर संजीदगी से किया। एक मेज़ पर एक आदमी वर्दी पहने बैठा था, हाथ में कागज़ कलम लिए। स्टीफन को बैठने को कहकर केम्प जोर से कामकाजी लहजे में बोला, मिस्टर फैराडे, मैं आपका बयान लेना चाहता हूँ। वो बयान लिखा जाएगा, आपको उसे पढ़ने को कहा जाएगा और जाने से पहले उस पर हस्ताक्षर करने को। साथ ही मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आपको बता दूँ कि आपको ऐसा बयान देने से इनकार करने की आज़ादी है और अगर आप चाहते हैं तो आपको अपना वकील यहाँ बुलाने का हक है। स्टीफन हक्का बक्का रह गया मगर जाहिर नहीं किया। वो चेहरे पर एक बनावटी सर्द मुस्कान ले आया। ये तो बहुत डराने वाली बात लगती है चीफ इंस्पेक्टर। हम चाहते हैं कि सब कुछ अच्छी तरह समझ लिया जाए मिस्टर फैराडे। मेरा कहा हुआ कुछ भी मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। हम खिलाफ शब्द इस्तेमाल नहीं करते। आप जो भी कहेंगे वो सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। स्टीफन धीमे से बोला, समझता हूँ, मगर ये नहीं सोच पा रहा इंस्पेक्टर कि आपको मुझसे एक और बयान की ज़रूरत क्यों है। मुझे जो भी कहना था आपने सब आज सुबह सुन लिया। वह एक अनौपचारिक बैठक थी, शुरुआत के लिए फ़ायदेमंद। और मिस्टर फैराडे, मेरा ख्याल था कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आप मेरे साथ यहाँ करना चाहेंगे। जो बात भी केस से जुड़ी हुई नहीं, उसे लेकर हम उतना खामोश रहते हैं जितना इंसाफ के लिए ज़रूरी हो। आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। मैं नहीं समझा। चीफ इंस्पेक्टर केम्प ने लंबी सांस भरी। महज इतना, आपका स्वर्गीय मिसेज रोज़मेरी बार्टन के साथ बहुत करीबी रिश्ता था। स्टीफन ने टोका। कौन कहता है? केम्प आगे को झुका और एक टाइप किया हुआ कागज़ अपनी मेज़ से उठाया। यह मिसेज बार्टन की चीज़ों में मिलने वाले एक खत की नकल है। असल हमारी फाइल में है और ये मिस मार्ले ने हमें दिया था, जो अपनी बहन की लिखाई को पहचानती है। स्टीफन ने पढ़ा, लेपर्ड डार्लिंग। स्टीफन को मतली सी होने लगी। रोज़मेरी की आवाज़ बोलती हुई, विनती करती हुई, क्या अतीत कभी नहीं मरेगा, कभी दफन नहीं होगा? उसने खुद को संभाला और केम्प की ओर देखा। हो सकता है आप ये सोचने में सही हो कि यह ख़त मिसेज बार्टन ने लिखा था, मगर ऐसा कोई इशारा नहीं है कि यह मुझे लिखा गया था। क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि 21 मेलैंड मेंशस अर्ल्स कोर्ट का किराया आप देते थे? तो वे जानते थे। वो ताज्जुब करने लगा कि क्या वे हमेशा से ही जानते थे। उसने कंधे झटक दिए। आप काफ़ी जानकार लगते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे जाति मामले रोशनी में क्यों लाए जा रहे हैं? नहीं लाए जाएंगे अगर उनका जॉर्ज बार्टन की मौत से कुछ लेना देना नहीं हुआ तो। समझा। आप कह रहे हैं कि पहले मैंने उसकी पत्नी से ताल्लुकात रखे और फिर जॉर्ज को मार डाला। देखिए मिस्टर फैराडे, मैं आपसे साफ बात करता हूँ। आप दोनों बहुत करीबी दोस्त थे। आप लोग अलग हुए आपकी मर्ज़ी से, रोज़मेरी बार्टन की मर्ज़ी से नहीं। जैसा कि खत से जाहिर है, वो आपके लिए परेशानी खड़ी करना चाहती थी, फिर बड़ी आसानी से वो मर गई। उसने खुदकुशी की। हो सकता है मेरा कुछ कसूर रहा हो, मैं अपने आप को दोष दे सकता हूँ, मगर कानून का इससे कोई ताल्लुक नहीं। खुदकुशी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बार्टन को लगता था नहीं थी।
उसने खोज शुरू की थी और वह मर गया। यह सिलसिला कुछ तो इशारा करता है। समझ नहीं आता आप मुझ पर यह क्यों डाल रहे हैं। आप मानते हैं कि मिसेज बार्टन की मृत्यु आपके लिए सही वक्त पर हुई? स्कैंडल आपके करियर के लिए बहुत नुकसानदेह होता। कोई स्कैंडल नहीं होता। मिसेज बार्टन बात को समझ जाती। मुझे शक है, क्या आपकी पत्नी को इस रिश्ते के बारे में पता था मिस्टर फैराडे? बिल्कुल नहीं। आपको पक्का यकीन है? हाँ है। मेरी पत्नी को कुछ पता नहीं था कि मेरे और मिसेज बार्टन के बीच दोस्ती के अलावा भी कुछ था। उम्मीद है उसे कुछ और मालूम भी नहीं होगा। क्या आपकी पत्नी ईर्ष्यालु है मिस्टर बार्टन? बिल्कुल नहीं। जहां तक मेरा सवाल है, उसने कभी जरा सी जलन भी नहीं दिखाई। वो बहुत समझदार है। इंस्पेक्टर ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। उसकी बजाय कहा, पिछले 1 साल में क्या कभी आपके पास साइनाइड था मिस्टर फैराडे? नहीं। मगर आप गांव में अपने घर में तो साइनाइड रखते हैं। माली रखता होगा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। क्या आपने खुद कभी किसी केमिस्ट से नहीं खरीदा या फोटोग्राफी के लिए? मैं फोटोग्राफी के बारे में कुछ नहीं जानता और मैं दोहराता हूं कि मैंने कभी साइनाइड नहीं खरीदा। उसे जाने देने से पहले केम्प ने कुछ और दबाव डाला। सोचता हुआ वो अपने मातहत से बोला। वह इस बात से इनकार करने में बहुत जल्दी में था और उसकी पत्नी मिसेज बार्टन के साथ उसके रिश्ते को जानती थी। सोचता हूँ ऐसा क्यों। इतना कहूँगा कि वो बेहद डरा हुआ है, कहीं उसकी पत्नी को पता न चल जाए। हो सकता है, मगर मुझे लगता था कि उसमें इतना दिमाग तो है कि समझ सके अगर उसकी पत्नी अनजान है और पता लगाने पर काट छील डालेगी तो उसके लिए रोज़मेरी को मार डालने की एक और वजह हो जाती है। अपनी खाल बचाने के लिए उसे चाहिए था कि वह मान ले कि उसकी पत्नी को काफ़ी कुछ पता था, लेकिन वह उसे नज़रअंदाज कर रही थी। उसने ये सोचा ही नहीं होगा सर। केम्प ने इधर से उधर सिर हिलाया। स्टीफन फैराडे बेवकूफ़ नहीं था। उसके पास तेज़ और धुर दिमाग था और वह इंस्पेक्टर को यह समझाने के लिए उत्सुक था कि सैंड्रा कुछ नहीं जानती। खैर, केम्प बोला, रेस ने जो राह ढूंढ निकाली है वह उससे खुश है और अगर वह सही है तो दोनों फैराडे इससे बाहर हो जाते हैं। ऐसा हुआ तो मुझे खुशी होगी। मुझे ये शख्स अच्छा लगता है और जाती तौर पर मैं नहीं समझता कि वह खूनी है। अपनी बैठक का दरवाज़ा खोलते हुए स्टीफन बोला, सैंड्रा? वह अंधेरे में से उसकी ओर बढ़ाई, अचानक उसे थामकर हाथ उसके कंधों पर। स्टीफन, मैं रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मुझे बताओ। वो बोला, वे जानते हैं रोज़मेरी के बारे में? हाँ। और वे क्या सोचते हैं? बेशक वे समझते हैं कि मेरे पास वजह थी। ओह डार्लिंग, मैं तुम्हें कहाँ घसीट लाया हूँ। सब मेरा कसूर है। सिर्फ अगर मैं रोज़मेरी की मृत्यु के बाद अलग हो जाता, कहीं चला जाता, तुम्हें आज़ाद करके, ताकि तुम किसी भी कीमत पर इस भद्दे मामले में न उलझो। नहीं, वह सब नहीं। कभी मुझसे अलग न होना, कभी मुझसे अलग न होना। वह उससे लिपट गई। वह रो रही थी, आंसू गालों पर बहते हुए। स्टीफन ने उसे कांपते हुए महसूस किया। तुम मेरी ज़िंदगी हो स्टीफन, मेरी पूरी ज़िंदगी। मुझसे कभी अलग न होना। क्या तुम मुझे इतना चाहती हो सैंड्रा? मुझे मालूम नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें मालूम हो, लेकिन अब, हाँ, अब हम इसमें एक साथ हैं सैंड्रा। हम एक साथ ही इसका सामना करेंगे, जो भी होगा एक साथ। सैंड्रा दृढ़ता से बोली, यह हमारी जिंदगियों को बर्बाद नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। एंथनी ब्राउन ने कार्ड देखा जो छोकरा पकड़े खड़ा था। उसने माथे पर बल डाले, फिर कंधे झटके लड़के से कहा, ठीक है, उसे यहाँ ले आओ। जब कर्नल रेस अंदर आया तो एंथनी खिड़की के पास खड़ा हुआ था। चेहरे पर सूरज की चमकती किरणें टेढ़ी पड़ती हुई। उसने एक लंबे ऊंचे फौजी किस्म के आदमी को देखा। तांबे के रंग का चेहरा और लोहे के रंग के सलेटी बाल। वो आदमी जिसे उसने पहले देखा हुआ था, मगर अब कुछ सालों से नहीं, और एक ऐसा आदमी जिसके बारे में वो काफ़ी जानता था। रेस ने एक सावले व्यक्ति और आकर्षक बनावट वाले सिर को देखा। एक खुशनुमा अलसाई हुई आवाज़ आई, कर्नल रेस, तुम जॉर्ज बार्टन के दोस्त थे? मैं जानता हूँ। उस आखिरी शाम वह तुम्हारी बातें करता रहा। सिगरेट लो। शुक्रिया, ज़रूर लूँगा। माचिस दिखाते हुए एंथनी बोला, उस रात तुम ही वह अचानक आने वाले मेहमान थे जो नहीं आए। तुम्हारे लिए अच्छा ही था। तुम गलत हो,
वो खाली कुर्सी मेरे लिए नहीं थी। एंथनी की भवें ऊपर चढ़ गई। सच? बार्टन ने कहा था। रेस ने काटा। जॉर्ज बार्टन ने ये कहा हो सकता है। मिस्टर ब्राउन, उस कुर्सी पर क्लो वेस्ट नाम की एक अभिनेत्री बैठने वाली थी। रोशनियां मद्दम हो जाने के बाद एंथनी एकटक देखने लगा। क्लो वेस्ट? उसके बारे में कभी सुना नहीं। कौन है वह? एक जवान अदाकारा जो ज़्यादा जानी मानी नहीं मगर जो सतही तौर पर कुछ कुछ रोज़मेरी बार्टन जैसी लगती है। एंथनी ने सीटी बजाई। मुझे समझ आने लगा है। उसे रोज़मेरी की एक तस्वीर दी गई थी ताकि वह बाल वगैरह बनाने की नकल कर सके और उस पोशाक की भी जो रोज़मेरी उस रात पहने थी। तो ये थी जॉर्ज बार्टन की योजना। रोशनियां जलती है और तभी अलौकिक चीज़ों के डर से सबका सांस भरना। रोज़मेरी वापस आ गई। गुनहगार कह उठता है, ये सच है, ये सच है, मैंने किया है। उसने रुककर जोड़ा, बकवास। बेचारे जॉर्ज जैसे गधे के लिए भी। मुझे नहीं लगता मैं कुछ समझा। एंथनी हंसा। ओह देखो सर, एक पका हुआ मुजरिम एक स्कूली लड़की की तरह चीखे चिल्लाएगा नहीं। अगर किसी ने सोच समझकर रोज़मेरी बार्टन को जहर दिया था और वैसा ही जानलेवा जहर जॉर्ज बार्टन को भी देने वाला था तो वह काफ़ी हिम्मत वाला था। उसे कुछ उगलवाने के लिए रोज़मेरी की तरह तैयार हुई एक अभिनेत्री से ज़्यादा की ज़रूरत है। याद करो, मैकबेथ, शेक्सपियर के नाटक का एक किरदार जो एक पक्का मुजरिम था, दावत में बोंको के भूत को देखकर कैसे बिखर गया था। मगर मैकबेथ ने जो देखा वह सच में भूत था, बोंको के कपड़ों में बेकार अदाकारी करने वाला कोई अभिनेता नहीं। मैं ये मानने को तैयार हूँ कि असली भूत अपने साथ दूसरी दुनिया का माहौल भी ले आएगा। सच में मैं तो ये भी मानने को तैयार हूँ कि मुझे भूतों में यकीन है। पिछले 6 महीनों से करता हूँ, खासकर एक भूत में। सच? और वह किसका भूत है? रोज़मेरी बार्टन का। आप चाहे तो हंस सकते हैं। मैंने उसे देखा नहीं मगर उसके होने को महसूस किया है। किसी न किसी कारण से रोज़मेरी बेचारी मुर्दा नहीं रह पाती। मैं एक कारण सुझा सकता हूँ, क्योंकि उसका कत्ल हुआ है। एक दूसरा मुहावरा इस्तेमाल करके, क्योंकि उसे टपका दिया गया। ये कैसा रहा मिस्टर टोनी मॉरेली? खामोशी छा गई। एंथनी बैठ गया, सिगरेट अंगीठी में फेंक कर एक और जला लिया। फिर वो बोला, आपको कैसे पता लगा? तो मानते हो कि तुम टोनी मॉरेली हो? मैं इनकार करने में वक्त बर्बाद करने की सोच भी नहीं सकता। जाहिर है कि आपने अमेरिका तार भेजकर सारी खबर ले ली होगी। और तुम मानते हो कि जब रोज़मेरी बार्टन ने तुम्हारी असलियत पहचान ली तो तुमने उसे मार डालने की धमकी दी अगर वह अपनी ज़ुबान बंद नहीं रखती तो। उसे डराकर उसकी ज़ुबान बंद रखने के लिए मैं जो भी कर सकता था मैंने किया। टोनी ने खुशी से मान लिया। कर्नल रेस को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ये मुलाकात जैसी जानी चाहिए थी वैसी नहीं जा रही थी। उसने अपने सामने कुर्सी में आराम से पीछे होकर बैठे आदमी को देखा और वह कुछ अजीब सा जाना पहचाना लगा। क्या जो भी मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ उसे दोहराऊं मॉरेली? वो दिलचस्प हो सकता है। अमेरिका में एरिक्सन जहाज़ वाले मामले में तुम्हें तोड़फोड़ की कोशिश के लिए कसूरवार ठहराया गया और जेल भी भेजा गया। सजा काटने के बाद तुम बाहर आए मगर अधिकारी वर्ग की आंखों से ओझल हो गए। अगली बार तुम्हारा पता लगा जब तुम लंदन में क्लेरिजीज में ठहरे थे और खुद को एंथनी ब्राउन कहलवाते थे। वहाँ तुमने लॉर्ड डुब्रीज के साथ जान पहचान कर ली और उसके ज़रिए कुछ और अहम हथियार बनाने वालों से मिले। तुम लॉर्ड डुब्रीज के घर में ठहरे और उसका मेहमान होने की हैसियत से तुम्हें कई ऐसी चीज़ें दिखा दी गई जो तुम्हें कभी नहीं देखनी चाहिए थी। एक अजीब इत्तेफाक है मिस्टर मोरेली कि कई अहम फैक्ट्रियों और कारखानों में तुम्हारे वहाँ जाने के बाद कई हादसे हुए बेवजह। इत्तेफाक? एंथनी बोला, बहुत अजीब चीज़ है। आखिर में कुछ वक्त बीत जाने पर तुम लंदन में दोबारा दिखाई दिए और आयरिस मार्ले के साथ जान पहचान फिर से ताज़ा की, परंतु बहाने बनाकर उसके घर नहीं गए ताकि उसके घर वालों को यह पता न लगे कि तुम लोग कितने नज़दीक आ रहे थे। आखिरकार तुमने उसे राज़ी करने की कोशिश की कि वह तुमसे चोरी छिपे शादी कर ले। जानते हो, एंथनी बोला, जिस ढंग से तुमने इन सारी बातों का पता लगा लिया है वो वाकई अनोखा है। मेरा मतलब हथियारों के कारोबार से नहीं, मेरा मतलब रोज़मेरी को मेरी धमकियों से है। और जो प्यार भरे बोल मैंने आयरिस से कहे, यकीन है कि वो MI5 के तहत नहीं आते। रेस ने तेज़ी से उसकी ओर देखा।
तुम्हें बहुत बातों की सफाई देनी है मॉरली? बिल्कुल नहीं। मान भी लिया जाए कि तुम्हारी सारी बातें सच है तो भी क्या? मैं अपनी जेल की सज़ा काट चुका हूँ। मैंने कुछ दिलचस्प दोस्त बना लिए हैं। मुझे एक बहुत प्यारी लड़की से मोहब्बत हो गई है और कुदरती है कि मैं उससे शादी करने को बेताब हूँ। इतने बेताब कि तुम चाहोगे कि इसके पहले कि उसका परिवार तुम्हारे बारे में कुछ पता लगा सके शादी हो जाए। आयरिस मार्ले एक अमीर लड़की है। एंथनी ने हाँ में सिर हिलाया। मैं जानता हूँ, जहाँ पैसा होता है परिवार बुरी तरह दखलंदाज हो जाते हैं। और आयरिस मेरे गंदे अतीत के बारे में कुछ नहीं जानती। सच कहूँ तो मैं चाहूँगा कि वह नहीं जाने। मुझे डर है कि वह सब कुछ जानने वाली है। अफसोस, एंथनी बोला। शायद तुम्हें एहसास नहीं। एंथनी ने हंसकर टोक दिया। ओह, मैं खाली जगह भर सकता हूँ। रोज़मेरी बार्टन मेरे गुनाह भरे अतीत के बारे में जानती थी, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। जॉर्ज बार्टन को मुझ पर शक होने लगा था, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। अब मैं आयरिस के पैसे के पीछे हूँ। सब ठीक है और मेल भी खाता है, मगर तुम्हारे पास जर्रे भर का सबूत भी नहीं। रेस ने कुछ पल उसे ध्यान से देखा, फिर उठकर खड़ा हो गया। जो भी मैंने कहा है सच है, वो बोला, मगर वह सब गलत है। एंथनी उसे बारीकी से देखता रहा। क्या गलत है? तुम गलत हो। रेस कमरे में चहलकदमी करने लगा। जब तक मैं तुमसे मिला नहीं था ये सब मेल खा रहा था, लेकिन अब जब मैंने तुम्हें देख लिया है तो ये नहीं चलेगा। तुम धोखेबाज नहीं हो, और अगर तुम धोखेबाज नहीं हो तो तुम हमारे जैसे ही हो। मैं सही हूं ना? एंथनी ने खामोशी से उसे देखा। एक मुस्कान धीरे धीरे उसके चेहरे पर फैलती गई। फिर वह धीमे से गुनगुनाने लगा। फॉर द कर्नल्स, लेडी एंड जूडी ओग्रेडी आर सिस्टर्स अंडर द स्किन। हाँ, अजीब है, अपने जैसों का कैसे पता चल जाता है। इसीलिए मैं तुमसे मिलने से बचता रहा। मुझे डर था कि तुम समझ जाओगे कि मैं कैसा हूँ। ये ज़रूरी था कि कोई न समझ पाए। ज़रूरी था कल तक। अब खुदा का शुक्र है कि शुरुआत हो चुकी है। हमने अंतर्राष्ट्रीय तोड़फोड़ करने वालों को जाल में जकड़ लिया है। मैं इस योजना पर 3 साल से काम कर रहा हूँ। कभी किसी मीटिंग में जाकर, मजदूरों के साथ आंदोलन करके, अपने लिए सही तरह का नाम कमाकर। आखिर में तय हुआ कि मैंने अहम काम किया है और मुझे जेल भेज दिया जाना चाहिए। अगर मुझे अपने आप को सच्चा साबित करना था तो काम असली लगना चाहिए था। जब मैं बाहर आया तो सब कुछ तेज़ी से होने लगा। धीरे धीरे मैं इस सब के बीचों बीच आ गया। केंद्रीय यूरोप से चलने वाला एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। मैं उनका एजेंट बनकर ही लंदन आया और क्लेयरिजीज में ठहरा। मुझे आदेश था कि मैं लॉर्ड ड्रूसबरी के साथ दोस्ती करूं। यही तरकीब थी। एक शौकीन आदमी। रोज़मेरी से मैं अपने इसी आकर्षक आदमी वाले अवतार में मिला। अचानक मैं ये जानकर डर गया कि वो जानती थी कि मैं अमेरिका में टोनी मॉरली के नाम से जेल में था। मैं उसके लिए डर गया था। जिन लोगों के लिए मैं काम करता था वो बिना एक पल भी हिचकियों से मरवा देते अगर उन्हें लगता कि वह जानती थी। मैंने उसे डराकर खामोश बने रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। रोज़मेरी अविवेकी थी। मैंने सोचा कि उससे दूर हो जाना ही बेहतर है, और तब मैंने आयरिस को सीढ़ियों से नीचे उतरते देखा और मैंने कसम खाई कि अपना काम खत्म होते ही मैं वापस आकर उससे शादी कर लूँगा। जब मेरे काम का ज़्यादा सक्रिय हिस्सा खत्म हो गया तो मैं वापस आ गया और आयरिस से मिला, मगर उसके घर से दूर ही रहा, क्योंकि मुझे मालूम था कि वे मेरे बारे में जानकारी इकट्ठी करना चाहेंगे और मुझे कुछ और वक्त के लिए छुप कर रहना होगा। लेकिन मुझे आयरिस के लिए फ़िक्र होने लगी। वह बीमार और डरी हुई लगने लगी थी और जॉर्ज बार्टन अजीब ढंग से पेश आ रहा था। मैंने जोर लगाया कि वो वहाँ से चली जाए और मुझसे शादी कर ले। उसने इनकार कर दिया। शायद वह सही थी। और तब मुझे इस पार्टी में बुला लिया गया। जब हम खाने के लिए बैठे तभी जॉर्ज ने बताया कि तुम आने वाले हो। मैंने जल्दी से कहा कि मेरी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हो गई जिसे मैं जानता था और हो सकता है मुझे जल्दी जाना पड़े। दरअसल मैंने एक ऐसा आदमी देखा था जिसे मैं अमेरिका में जानता था, मंकी कोलमैन। हालांकि उसे मैं याद नहीं था, लेकिन मैं सच में तुमसे मिलने से बचना चाहता था। मैं अभी भी अपने काम पर था। जानते हो उसके बाद क्या हुआ? जॉर्ज मर गया। मेरा उसकी या रोज़मेरी की मौत से कोई सरोकार नहीं। मैं नहीं जानता उन्हें किसने मारा। कोई ख्याल भी नहीं। या तो वेटर रहा होगा या मेज़ पर बैठे 5 लोगों में से कोई एक। मुझे नहीं लगता कि वेटर था। मैं नहीं था। नहीं आयरिस।
सैंड्रा फैराडे हो सकती है या स्टीफन फैराडे, या दोनों ही एक साथ, मगर सबसे ज़्यादा दाव रूथ सेलिंग पर लगाया जा सकता है। इस ख्याल को साबित करने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? नहीं, मुझे वही सबसे ज़्यादा मुमकिन लगती है, मगर समझ नहीं आता उसने ये किया कैसे होगा। दोनों हादसों के वक्त वह मेज़ पर इस तरह बैठी थी कि उसका शैंपेन गिलास से छेड़छाड़ कर पाना नामुमकिन था, और कल रात जो हुआ उसके बारे में मैं जितना सोचता हूँ उतना ही नामुमकिन लगता है कि जॉर्ज को जहर दिया गया। फिर भी उसे जहर दिया गया था। एंथनी रुका। एक और चीज़ है जो मुझे परेशान करती है। क्या तुमको पता चल गया कि वो बेनाम खत किसने लिखे थे जिन्होंने उसे इस रास्ते पर डाला? रेस ने सिर हिलाकर इनकार किया। नहीं, मुझे लगा था कि मुझे पता लग गया है, मगर मैं गलत था। क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि कहीं पर कोई है जो जानता है कि रोजमेरी का कत्ल हुआ था, इसीलिए अगर तुम होशियार नहीं रहते अगली बार उसका कत्ल हो जाएगा। टेलीफोन पर मिली जानकारी से एंथनी को पता लग गया था कि लुसीला ड्रेक 5 बजे एक पुरानी दोस्त के साथ चाय पीने के लिए बाहर जा रही थी। किसी भी अचानक होने वाली बात को मद्देनजर रखते हुए, जैसे कि लुसीला का पर्स लेने के लिए वापस आना, छतरी साथ लेने का फैसला करना, या जाते जाते दरवाजे पर ही किसी से बतियाना, एंथनी ने खुद एल्वेस्टन स्क्वायर पहुंचने का वक्त 5:25 रखा था। वो आयरिस से मिलना चाहता था, उसकी आंटी से नहीं, और लुसीला की मौजूदगी के बारे में सब कुछ सुन लेने के बाद उसका अपनी प्रेमिका से बिना रुकावट बात कर पाने का मौका कम ही लगता था। एक नौकरानी ने उसे बताया, वो बेटी आगडेल जैसी गुस्ताख मगर तमीज़ वाली नहीं थी, कि मिस आयरिस अभी अभी आई थी और स्टडी में थी। एंथनी ने मुस्कुरा कर कहा, तकलीफ मत करो, मैं खुद रास्ता ढूंढ लूँगा, और उसके पास से गुजर कर स्टडी के दरवाजे तक चला गया। उसके दाखिल होते ही आयरिस हड़बड़ाकर घूमी। ओह, तुम हो? वह जल्दी से उसके पास आ गया। क्या बात है डार्लिंग? कुछ नहीं, वह रुकी और फिर जल्दी जल्दी बोली। कुछ नहीं, सिर्फ इतना कि मैं गाड़ी के नीचे आते आते बची। मेरे ख्याल में मेरी ही गलती थी। मैं सोच में डूबी थी और पागल सी बिना ध्यान दिए सड़क पार कर रही थी कि तभी नुक्कड़ से एक कार तेज़ी से आई और मुझे मारते मारते रह गई। एंथनी ने उसे प्यार से झकझोरा। फिर कभी ऐसा मत करना आयरिस, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। ओह, तकरीबन एक गाड़ी के पहियों के नीचे आने के लिए नहीं, मगर उस वजह के लिए जो तुम्हें सड़कों पर ट्रैफिक के बीचों बीच पागल सी बना देती है। ऐसी क्या बात है डार्लिंग? कुछ खास बात है ना? आयरिस ने सिर हिलाकर हामी भरी। एंथनी की तरफ उठी हुई उसकी उदास आंखें डर से फैली हुई थी और स्याह हो गई थी। एंथनी इसका मतलब समझ गया, आयरिस के जल्दी जल्दी और आहिस्ता से कहने से पहले ही। मुझे डर लगता है। एंथनी ने मुस्कुराते हुए अपना शांत संतुलन वापस पा लिया था। चलो, वह बोला, सुने क्या है? मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ एंथनी। सुनो, उन घटिया सनसनीखेज किताबों की हीरोइन की तरह मत बनो जो पहले ही अध्याय से ही किसी ऐसी बात से शुरुआत करती है जो वो बता नहीं सकती, बिना किसी वजह के, सिवाय इसके कि हीरो कुछ कर न सके, और किताब 50,000 शब्दों तक खींचती रहे। आयरिस ने एक हल्की सी फीकी मुस्कान दी। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ एंथनी, पर पता नहीं तुम क्या सोचोगे। मुझे मालूम नहीं तुम यकीन करोगे या नहीं। एंथनी ने हाथ उठाकर उंगलियों पर गिनना शुरू किया। 1 अवैध बच्चा, 2 ब्लैकमेल करने वाला प्रेमी, 3। आयरिस ने नाराज होकर टोका। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे दिल को राहत हुई, एंथनी ने कहा। अब बताओ इडियट। आयरिस के चेहरे पर फिर से बादल छा गए। इसमें हंसने वाली बात नहीं, ये उस रात के बारे में है। कहो। एंथनी की आवाज़ ऊंची हो गई। वो बोली, तुम आज सुबह तहकीकात के वक्त थे, तुमने सुना? वह रुकी। बहुत कम, एंथनी ने कहा। पुलिस सर्जन साइनाइड के बारे में तकनीकी बातें कर रहा था और जॉर्ज पर पोटेशियम साइनाइड के असर के बारे में, और पुलिस द्वारा दिए गए सबूत उस पहले इंस्पेक्टर द्वारा, कैंप नहीं, वही चुस्त मूंछों वाला जिसने पहले लक्समबर्ग आकर जिम्मेदारी संभाली थी। जॉर्ज के मुख्य क्लर्क द्वारा लाश की पहचान। फिर तहकीकात 1 हफ्ते के लिए रोक दी गई, तहकीकात करने वाले सीधे साधे अफसर द्वारा। मेरा मतलब इंस्पेक्टर से था, आयरिस बोली। उसने मेज़ के नीचे पड़े पोटेशियम साइनाइड के निशान लिए और एक छोटे से पैकेट के बारे में बताया। एंथनी दिलचस्पी लेता हुआ लगा।
हाँ, जाहिर है कि जिसने भी वह जहर जॉर्ज के गिलास में डाला था, उसने वो कागज़ मेज़ के नीचे फेंक दिया जिसमें साइनाइड था। सबसे आसान, वह खुद पर उसके पाए जाने का खतरा नहीं उठा सकती थी। उसे हैरानी हुई कि आयरिस बुरी तरह कांपने लगी। ओह नहीं एंथनी, ओह नहीं, ऐसा नहीं था। तुम्हारा मतलब क्या है डार्लिंग, तुम्हें इसके बारे में क्या पता है? आयरिस ने कहा। वो पैकेट मैंने मेज़ के नीचे फेंका था। एंथनी ने फटी हुई आंखों से उसे देखा। सुनो एंथनी, तुम्हें याद है किस तरह जॉर्ज ने वो शैंपेन पी और फिर वो सब हो गया? एंथनी ने सिर हिलाया। वो बहुत भयानक था, एक डरावने सपने जैसा। उस वक्त जब सब ठीक होता हुआ लग रहा था। मेरा मतलब है कि कैबरे के बाद जब रोशनियां जल उठी, मुझे इतनी राहत महसूस हुई क्योंकि वही वक्त था जब हमने रोजमेरी को मरे हुए पाया था। और पता नहीं क्यों मुझे लगा जैसे मैं वह सब दोबारा होते हुए देखूंगी। मुझे लगा वो वही थी, मरी हुई मेज़ पर। डार्लिंग, ओ मैं जानती हूँ, सिर्फ घबराहट थी। जो भी था कुछ भी बुरा नहीं हुआ और लगा जैसे आखिरकार सारी बात बीत चुकी थी। और फिर से समझ नहीं आता कैसे कहूँ, जिंदगी शुरू कर सकते हैं। मैं जॉर्ज के साथ नाचने लगी और लगा जैसे मुझे मज़ा आ रहा था। और फिर हम मेज़ पर वापस आ गए और तब जॉर्ज अचानक रोजमेरी की बातें करने लगा और हमें उसकी याद में जाम पीने को कहा। और फिर वो मर गया और सारा डरावना सपना वापस आ गया। मुझे जैसे लकवा मार गया। मैं कांपती हुई वहाँ खड़ी रही। तुम उसे देखने उधर को आए और मैं थोड़ा पीछे हट गई। वेटर आए और किसी ने डॉक्टर बुलाने को कहा। पूरा वक्त मैं जैसे बर्फ होकर खड़ी रही। तभी मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया और गालों पर आंसू बहने लगे और मैंने रुमाल निकालने के लिए झटके से अपना पर्स खोला। बिना देखे मैं उसमें टटोलती रही मगर रुमाल में कुछ फंसा था, कागज़ का एक सख्त तह किया हुआ टुकड़ा, जिस तरह के कागज़ में केमिस्ट से दवा का पाउडर मिलता है। लेकिन एंथनी, जब मैं घर से चली थी तो वो मेरे बैग में नहीं था। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। खाली बैग में मैंने खुद सब चीज़ें डाली थी। एक कॉम्पैक्ट पाउडर, एक लिपस्टिक, मेरा रुमाल, मेरी कंघी, एक शिलिंग और कुछ पेन्स। किसी ने वो पैकेट मेरे बैग में डाला था। उसने ही किया होगा। मुझे याद है कि कैसे रोजमेरी के मरने के बाद उसके बैग में से भी वैसा ही पैकेट मिला था और कैसे उसमें भी साइनाइड था। मैं डर गई एंथनी, मैं बुरी तरह डर गई। मेरी उंगलियां बेजान हो गई और वो पैकेट मेरे रुमाल से फिसलकर मेज़ के नीचे गिर गया। मैंने उसे जाने दिया और मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। कोई ये दिखाना चाहता था कि मैंने जॉर्ज को मारा था, लेकिन मैंने नहीं मारा था। एंथनी ने एक लंबी सीटी बजाई। और किसी ने तुम्हें नहीं देखा? आयरिस हिचकिचाई। पक्का पता नहीं, वो धीरे से बोली। मेरा ख्याल है कि रूथ ने देख लिया था, लेकिन वो इतनी सुन्न सी लग रही थी कि पता नहीं उसने सच में देखा या नहीं, या शायद वो यूं ही बिना वजह मुझे एकटक देख रही थी। एंथनी ने एक और सीटी बजाई। ये तो मुश्किल खड़ी करने वाली बात है, वो बोला। आयरिस ने कहा, बद से बदतर होता जा रहा है। मैं इतनी डर गई हूं कि पुलिस समझ जाएगी। ताज्जुब है कि उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान क्यों नहीं थे। वो पहला काम यही करते कि उस पर पड़े उंगलियों के निशान लेते। मेरे ख्याल में इसलिए कि मैं उसे रुमाल में पकड़ी थी। एंथनी ने सिर हिलाया। हाँ, किस्मत तुम्हारे साथ थी, मगर उसे मेरे बैग में कौन डाल सकता था? सारी शाम मेरा बैग मेरे पास था। इतना नामुमकिन नहीं जितना तुम समझती हो। जब कैबरे के बाद तुम डांस करने के लिए गई तो तुमने बैग को मेज़ पर ही छोड़ दिया। उस वक्त किसी ने उसके साथ छेड़खानी की हो सकती है, और फिर वो सब औरतें भी थी। क्या तुम उठकर नकल उतार कर मुझे बता सकती हो कि औरतें क्लॉक रूम में कैसे पेश आती है? क्या आप लोग मिलकर बातें करती है, अलग अलग शीशों की ओर बढ़ जाती है? आयरिस सोचने लगी। हम सब एक ही मेज़ पर चली गई थी, एक लंबा सा मेज़ जिसकी सतह शीशे की थी। हमने अपने बैग नीचे रख दिए और अपने चेहरों का मुआयना किया। तुम जानते हो? दरअसल तो मैं नहीं जानता, कहती रहो। रूथ ने चेहरे पर पाउडर लगाया और सैंड्रा ने अपने बाल थपथपाए और उनमें एक पिन लगाया, और मैंने अपनी लोमड़ी के चमड़े से बनी केप उतार कर वहाँ तैनात औरत को थमा दी और देखा मेरे हाथ में कुछ मैल लगी थी, मिट्टी का धब्बा, और मैं वॉश बेसिन तक चली गई अपने बैग को शीशे की मेज़ पर छोड़कर। हाँ, मैंने हाथ धोए। मेरे ख्याल में रूथ अभी अपने बाल ठीक कर रही थी और सैंड्रा ने भी अपना क्लॉक उतार कर पकड़ा दिया।
और फिर वह शीशे तक वापस गई और रूथ ने आकर अपने हाथ धोए और मैंने मेज़ पर वापस जाकर अपने बालों को थोड़ा दुरुस्त किया। यानी उन दोनों में से कोई भी तुम्हारे बैग में कुछ डाल सकती थी बिना तुम्हारे देखे। हाँ, लेकिन मैं यकीन नहीं कर सकती कि रूथ या सैंड्रा ने इस तरह की हरकत की होगी। तुम लोगों के बारे में ज़्यादा ही अच्छा सोचती हो। सैंड्रा तो इतनी ज़्यादा पुराने ज़माने की लोगों जैसी है कि अपने दुश्मनों को खूंटे से बांध कर जला देती, और रूथ जहर देकर ख़त्म कर डालने वाली जैसी इस ज़मीन पर और कोई न उतरी हो। अगर वह रूथ थी तो उसने कहा क्यों नहीं कि उसने मुझे जहर फेंकते हुए देखा था? यहाँ तुमने मुझे पकड़ लिया। अगर रूथ ने जानबूझकर साइनाइड तुम्हारे बैग में रखा था तो वो पूरा ध्यान रखती कि तुम उसे फेंक न पाओ। इसीलिए लगता है कि रूथ नहीं थी। दरअसल वेटर पर ही सबसे ज़्यादा दाव लगाया जा सकता है। वेटर सिर्फ अगर वेटर अनजाना होता, कोई खास उसी शाम के लिए रखा गया वेटर होता। लेकिन हमारे पास है गीसप और पियरे, और वे इस सब से मेल नहीं खाते। आयरिस ने सांस ली। मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें बता दिया है। अब और कोई जान नहीं पाएगा, है ना? सिर्फ तुम और मैं। एंथनी ने कुछ शर्मिंदगी से उससे देखा। ऐसा नहीं होने वाला आयरिस। सच तो ये है कि तुम इसी वक्त मेरे साथ टैक्सी में कैंप के पास चल रही हो। हम ये बात छुपा नहीं सकते। ओह नहीं एंथनी, वो सोचेगी कि कत्ल मैंने किया है। वह ज़रूर ऐसा सोचेगे। अगर उन्हें बाद में पता चला कि तुम जमकर बैठी रही बिना ये सब बताए, तब तुम्हारा कुछ भी कहना बहुत हल्का लगेगा। अगर तुम इस वक्त अपनी मर्जी से बताती हो तो हो सकता है कि यकीन कर लिया जाए। प्लीज़ एंथनी। देखो आयरिस, तुम मुश्किल में हो, मगर और सब कुछ के अलावा सच नाम की चीज़ भी होती है। जब इंसाफ का सवाल होता है तो तुम जोखिम न उठाकर सिर्फ अपनी चमड़ी का बचाव नहीं कर सकती। ओह एंथनी, क्या तुम्हें ज़रूर इतना महान बनना है? ये, एंथनी बोला, एक ज़बरदस्त वार था। इसके बावजूद भी हम कैंप के पास जा रहे हैं इसी वक्त। मर्जी के बिना वह उसके साथ बाहर हॉल तक आई। उसका कोट एक कुर्सी पर फेंका पड़ा था। एंथनी ने उसे उठाकर आयरिस की ओर बढ़ाया ताकि वह उसे पहन ले। आयरिस की आंखों में बगावत और डर दोनों थे, मगर एंथनी ने नरम पड़ने का कोई औसार नहीं दिखाया। वो बोला, हम स्क्वायर के आखिरी किनारे से टैक्सी लेंगे। वे जैसे ही हॉल के दरवाजे की ओर बढ़े, घंटी बजी और उन्होंने उसे बेसमेंट में बजते सुना। आयरिस चिल्लाकर बोली, मैं भूल गई थी, रूथ है। वह दफ्तर से जब दफन का इंतज़ाम करने निकली थी तो यही आ रही थी। वो परसों है। मैंने सोचा कि लुसीला आंटी के बाहर रहते हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह निपटा सकेंगे। वो सब कुछ इतना उलझा देती है। एंथनी ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। नौकरानी से पहले ही जो नीचे से भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आई। ठीक है एवंस, आयरिस ने कहा, और लड़की दोबारा नीचे चली गई। रूथ थकी हुई और अस्त व्यस्त लग रही थी। वह एक बड़ा सा अटैची केस पकड़ी थी। माफ़ करना, मुझे देर हो गई, मगर ट्यूब में आज भीड़ बहुत थी और फिर मुझे 3 बसों का इंतज़ार करना पड़ा। एक भी टैक्सी नज़र नहीं आ रही थी। एंथनी ने सोचा कि इस तरह माफ़ी मांगना काबिल रूथ जैसा नहीं था। एक और संकेत कि जॉर्ज की मौत उसकी अमानवीय कुशलता को भी हिला देने में कामयाब हो गई थी। आयरिस ने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल रही एंथनी। रूथ और मुझे सब काम से निपटना है। एंथनी ने सख्ती से कहा, मैं समझता हूँ ये ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे अफसोस है मिस लेसिंग, आयरिस को इस तरह खींच ले जाने का, मगर ये वाकई ज़रूरी है। रूथ जल्दी से बोली, ठीक है मिस्टर ब्राउन, मैं मिसेज ड्रेक के साथ सब संभाल लूँगी जब वो आ जाएगी। वो फीके से मुस्कुराई। आप जानते हैं मैं उन्हें काफ़ी अच्छी तरह संभाल लेती हूँ। मुझे यकीन है तुम किसी को भी अच्छी तरह संभाल सकती हो मिस लेसिंग, एंथनी ने तारीफ में कहा। आयरिस, अगर तुम मुझे कुछ खास नुक्ते बताना चाहो। कोई नहीं है, मैंने ये सब मिलकर करने का सुझाव दिया था क्योंकि आंटी लुसीला हर 2 मिनट में अपना फैसला बदल लेती है और मुझे लगता था कि यह तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। तुम्हें इतना कुछ करना पड़ा है। सच में मुझे परवाह नहीं दफन कैसा होता है। लुसीला आंटी को दफन पसंद है, लोगों को दफनाना तो पड़ता है, मगर मुझे उसे लेकर तमाशा करना पसंद नहीं। उन लोगों को तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वे तो इस सब से दूर चले जाते हैं। मरने वाले वापस नहीं आते। रूथ ने जवाब नहीं दिया और आयरिस ने अजीब ढंग से चुनौती देते हुए कहा, मरने वाले वापस नहीं आते। चलो, एंथनी ने उसे खुले दरवाजे में से खींचते हुए कहा। स्क्वायर के साथ साथ धीरे धीरे चलती हुई एक टैक्सी आई। एंथनी ने उसे बुलाया और आयरिस को अंदर बिठाया। अब बताओ सुंदरी, ड्राइवर को स्कॉटलैंड जाने का आदेश देकर वो बोला, तुम्हें क्या लगता था
हॉल में कौन था जो तुम्हें ये कहना बहुत ज़रूरी लगा कि मरे हुए लोग मरे हुए ही होते हैं? जॉर्ज या रोजमेरी? कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, बस मुझे दफन की रस्म से नफरत है, मैं बता रही हूँ। एंथनी ने गहरी सांस ली। ज़रूर, उसने कहा, मैं ज़रूर साइकिक हूँ। संगमरमर की सतह वाली एक छोटी सी गोल मेज पर 3 आदमी बैठे थे। कर्नल रेस और चीफ इंस्पेक्टर केम्प गाढ़े रंग की चाय पी रहे थे। एंथनी एक इंग्लिश कैफ़े की अच्छी मानी जाने वाली कॉफ़ी का प्याला पी रहा था। यह एंथनी का अपना ख्याल नहीं था, लेकिन वह यह सह रहा था ताकि बाकी दोनों की मीटिंग में उससे भी बराबरी का दर्जा दिया जाए। एंथनी की शिनाख्त के बारे में मेहनत से खोजबीन करके चीफ इंस्पेक्टर केम्प उसे अपना साथी मानने के लिए राज़ी हो गया था। मुझे पूछो तो, अपनी चाय में चीनी के ढेले डालता हुआ चीफ इंस्पेक्टर बोला, इस केस में कभी मुकदमा नहीं चलेगा, हमें कभी सबूत नहीं मिलेंगे। तुम समझते हो नहीं? रेस ने पूछा। केम्प ने इनकार में सिर हिलाया और पसंद जाहिर करने के अंदाज में चाय का घूंट भरा। हमें जिस इकलौते सबूत के मिलने की उम्मीद थी वो था उन 5 में से किसी एक के साइनाइड को खरीदने या छूने का सबूत। मैं इसमें नाकामयाब रहा। ये उन मामलों में से एक रहेगा जहां आप जानते हैं कि यह किसने किया, लेकिन साबित नहीं कर सकते। तो आप जानते हैं किसने किया? एंथनी ने उसे दिलचस्पी से देखते हुए पूछा। मुझे अपने मन में पक्का यकीन है, लेडी अलेक्जेंड्रा फैराडे। तो ये तुम्हारा दावा है? रेस ने कहा। कारण? तुम्हें मिल जाएगी। मैं कहूँगा कि वह पागलपन की हद तक ईर्ष्यालु किस्म की है, तानाशाही चलाने वाली भी। इतिहास में उस महारानी जैसी एलिनर या जो भी जिसने खूबसूरत रोजामंड की कूटी ढूंढकर उसे कटार या जहर के प्याले में से एक चुनने को कहा था। बस इस मामले में, एंथनी बोला, उसने खूबसूरत रोजमेरी को कोई चुनाव नहीं दिया। चीफ इंस्पेक्टर कैम्प कहता रहा, कोई मिस्टर बार्टन को आगाह कर देता है, उसे शक हो जाता है, और मैं तो कहूँगा कि उसका शक काफ़ी पक्का था। वह गांव में घर खरीदने की हद तक कभी नहीं जाता अगर उसने फैराडे पति पत्नी पर नज़र न रखनी होती। उसने यह बात लेडी अलेक्जेंड्रा पर काफ़ी हद तक जाहिर भी कर दी होगी, बार बार पार्टी की बात करके और इस बात पर जोर डाल के कि वे ज़रूर आए। वो इंतज़ार करके पता लगाने वालों में से नहीं है। तानाशाह औरत, उसने जॉर्ज को ख़त्म कर दिया। तुम कहोगे कि ये सब कयास है और शख्सियत की बुनियाद पर है, मगर मैं कहूँगा कि जिस एक ही इंसान को मिस्टर बार्टन के गिलास में कुछ गिराने का मौका मिला था, वह सिर्फ उसके दाईं ओर बैठी औरत हो सकती थी। क्या किसी ने उसे ऐसा करते देखा? एंथनी ने पूछा। सही, कोई देख सकता था मगर नहीं देखा। अगर चाहो तो कह सकते हो कि वो काफ़ी चालाक निकली। जादूगरनी? रेस खासा। उसने अपनी पाइप निकालकर उसे भरना शुरू कर दिया। एक छोटा सा नुक्ता। मान लिया कि लेडी अलेक्जेंड्रा तानाशाह, बेहद ईर्ष्यालु और अपने पति से बेहद प्यार करने वाली थी। मान लिया कि वह हत्या करने से भी चुकेगी नहीं। क्या तुम समझते हो कि वह इस तरह की है कि फंसाने वाला सबूत एक लड़की के पर्स में डाल दे? एक बेगुनाह लड़की, याद रहे, जिसने कभी उसका नुकसान नहीं किया। क्या यह किडरमिंस्टर रवायत के मुताबिक है? इंस्पेक्टर केम्प बेचैनी से कुर्सी में कसमसाया और अपने चाय के प्याले में झांकने लगा। औरतें कुछ भी अनुचित नहीं करती, वो बोला। अगर तुम्हारा ये मतलब है तो। हकीकत में कई करती है, रेस ने कहा, मगर मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम बेचैन लग रहे हो। इस कशमकश से बचने के लिए केम्प एंथनी का बचाव करने के भाव से उसकी ओर मुड़ा। वैसे मिस्टर ब्राउन, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं अभी भी तुम्हें यही बुलाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह तपाक से तुम मिस मार्ले को उसकी वह कहानी सुनाने के लिए यहाँ ले आए, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मुझे ऐसा तपाक से करना ही था, एंथनी बोला। अगर मैं रुक जाता तो शायद उसे कभी नहीं लाता। बेशक वो आना नहीं चाहती थी, कर्नल रेस ने कहा। वह बेहद घबराई हुई है, बेचारी, एंथनी बोला। मेरे ख्याल में कुदरती है, बहुत कुदरती, कहकर इंस्पेक्टर ने अपने लिए चाय का एक और प्याला उंडेला। एंथनी ने एहतियात से कॉफ़ी का एक और घूंट भरा। मेरे ख्याल में हमने उसके दिल को काफ़ी राहत दी और वह खुशी खुशी घर चली गई। उम्मीद है, एंथनी बोला, कि दफन के बाद वह कुछ समय के लिए गांव में चली जाएगी। मेरा ख्याल है मैं 24 घंटे की शांति और आंटी लुसीला के लगातार बोलते रहने से दूर होना उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा।
आंटी लुसीला की जुबान के अपने फायदे है, रेस ने कहा। ऐसा सोचने के लिए तुम्हारा स्वागत है, किम बोला। अच्छा है कि मैंने उसके बयान की शॉर्ट हैंड में कॉपी बनवाने का नहीं सोचा। अगर बनवाता तो बनाने वाला बेचारा हाथ दुखने के कारण अस्पताल में होता। खैर, एंथनी ने कहा, मैं कहता हूँ आप सही है चीफ इंस्पेक्टर, ये मानने में कि ये केस कभी अदालत तक नहीं पहुँचेगा, मगर ये तो तसल्ली बख्श अंजाम नहीं हुआ। और अभी भी एक चीज़ है जो हम नहीं जानते, जॉर्ज बार्टन का वो खत लिखकर किसने बताया कि उसकी बीवी का कत्ल किया गया था? हमें बिल्कुल पता नहीं वह शख्स कौन था। रेस ने पूछा। तुम्हें अभी भी वही शक है ब्राउन? रूथ लेसिंग, हाँ, मैं उसे ही मानता हूँ। आपने मुझे बताया था कि उसने आपके आगे कबूला था कि वह जॉर्ज से मोहब्बत करती थी। रोज़मेरी उसके लिए जहर थी। अचानक उसे रोज़मेरी से पीछा छुड़ाने का मौका मिल गया और उसे पूरा यकीन था कि रोज़मेरी के रास्ते से हट जाने पर वह आसानी से जॉर्ज से शादी कर सकती थी। वो सब मैं मानता हूँ, रेस बोला। मैं मानता हूँ कि रूथ लेसिंग में वो खामोश किस्म की काबिलियत है जो सोच समझ कर कत्ल कर सकती है, और शायद उसमें रहम नहीं है जो कल्पना शक्ति से ही आता है। हाँ, मैं पहले कत्ल को मान लेता हूँ, लेकिन उसके दूसरा कत्ल करने की कल्पना नहीं कर सकता। मैं उसके घबराकर उसी आदमी का खून करने की कल्पना नहीं कर सकता जिसे वो प्यार करती थी और जिससे वो शादी करना चाहती थी। एक और बात है जो उसे खारिज कर देती है। वह उस वक्त चुप क्यों रही जब उसने आयरिस को साइनाइड का पैकेट मेज के नीचे फेंकते देखा? शायद उसने उसे ऐसा करते देखा ही ना हो। एंथनी ने कुछ झिझकते हुए सुझाव दिया। मुझे काफ़ी यकीन है कि उसने देखा था, रेस ने कहा। जब मैं उससे सवाल पूछ रहा था मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रही थी, और आयरिस मार्ले का खुद का मानना है कि रूथ लेसिंग ने उसे देखा था। चलो कर्नल, किम बोला, अब तुम्हारी खबर सुनते हैं। मेरे ख्याल में तुम्हारे पास है कुछ। रेस ने हाँ में सिर हिलाया। बता दो, जो सही है वो सही है। तुमने हमारी तो सुन ली और ऐतराज़ भी किए। रेस की आंखें गंभीरता से केम के चेहरे से एंथनी के चेहरे तक गई और वहीं रुक गई। एंथनी की भवें चढ़ गई। अब ये मत कहना कि तुम अब भी समझते हो कि मैं ही सारी परेशानी की जड़ हूँ। रेस ने आहिस्ता से सिर हिलाया। मैं तो ऐसी कोई वजह नहीं सोच सकता कि जॉर्ज बर्टन का खून तुमने किया है। मैं समझता हूँ, मुझे मालूम है उसे किसने मारा, और रोज़मेरी बार्टन को भी। कौन है वो? रेस सोचता हुआ बोला। हैरानी की बात है कि कैसे हमने औरतों को ही चुना है शक करने के लिए। वह रुका और धीरे से बोला, मेरे ख्याल में गुनाहगार आयरिस मार्ले है। एंथनी ने जोर से अपनी कुर्सी पीछे को धकेल दी। एक पल के लिए उसका चेहरा गहरा लाल हो गया। फिर कोशिश करके उसने अपने पर काबू पाया। जब वह बोला तो उसकी आवाज़ में हल्का सा कंपन था, मगर उसने जानबूझकर आवाज़ को हल्का और मजाक उड़ाने जैसा बना लिया। हर सूरत में हमें ऐसा होने के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए, उसने कहा। आयरिस मार्ले क्यों? और अगर ऐसा है तो वो खुद ही मुझे साइनाइड वाले कागज़ को मेज़ के नीचे फेंकने की बात क्यों बताएगी? क्योंकि, रेस बोला, वो जानती थी कि रूथ लेसिंग ने उसे ऐसा करते देख लिया था। एंथनी ने इस जवाब के बारे में सोचा, सिर एक तरफ झुकाए हुए। पास किया, वह बोला। तुम्हें उस पर शक हुआ ही क्यों? मोटिव? रेस ने कहा। रोज़मेरी को एक बहुत बड़ी दौलत मिली थी जिसमें आयरिस की हिस्सेदारी नहीं थी। हो सकता है वो बरसों से नाइंसाफ़ी के एहसास के साथ जूझ रही हो। वो जानती थी कि अगर रोज़मेरी बे औलाद मर गई तो वो तमाम दौलत उसी को मिलेगी। और रोज़मेरी उदास थी, नाखुश थी और फ्लू के बाद बेहद कमज़ोर। ऐसी दिमागी हालत में जब खुदकुशी का फैसला बिना सवाल किए मान लिया जाता। ठीक है, लड़की को शैतान करार दे दो, एंथनी बोला। शैतान नहीं, रेस ने कहा। एक और भी वजह है मेरे उस पर शक करने की, बहुत दूर की कौड़ी। विक्टर ड्रेक। विक्टर ड्रेक? एंथनी हैरानी से ताकने लगा। आपसी बैर। मैंने बिना वजह लुसीला ड्रेक की बातें नहीं सुनी थी। मैं मार्ले परिवार के बारे में सब कुछ जानता हूँ। विक्टर ड्रेक इतना कमज़ोर नहीं जितना दुष्ट। उसकी माँ दिमाग से कमज़ोर है और ध्यान लगाने में भी। हेक्टर मार्ले कमज़ोर, बुरा और शराबी। रोज़मेरी जज्बाती तौर पर डावाडोल।
कमजोरी, बुराई और अस्थिरता का खानदानी इतिहास, कारण जो पहले से चले आ रहे थे। एंथनी ने सिगरेट सुलगाया। उसका हाथ कांप रहा था। क्या तुम ये नहीं मानते कि एक कमज़ोर या ख़राब डाली पर भी एक अच्छा फूल आ सकता है? बेशक आ सकता है, मगर मुझे यकीन नहीं कि आयरिस मार्ले एक अच्छा फूल है और मेरे शब्द की कोई अहमियत नहीं। एंथनी धीरे से बोला, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। जॉर्ज ने वो खत उसे दिखाए और वो घबरा गई और उसे मार डाला। ऐसे ही हुआ ना? हाँ, उसके मामले में तो घबराहट ही लागू होगी। और उसने जॉर्ज के शैंपेन गिलास में जहर कैसे मिलाया? मैं मानता हूं कि ये मैं नहीं जानता। शुक्र है कि कुछ है जो तुम नहीं जानते। एंथनी ने अपनी कुर्सी पीछे को झुकाई, फिर आगे। उसकी आंखों में गुस्सा था और खतरे का संकेत भी। तुम में वाकई हिम्मत है मेरे सामने ये सब कहने के लिए? रेस धीरे से बोला, मैं जानता हूं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बताना ज़रूरी था। केम दोनों को दिलचस्पी से देख रहा था, लेकिन बोला कुछ नहीं। वह अनमना सा चम्मच से अपनी चाय को गोल गोल हिलाता रहा। ठीक है। एंथनी कुर्सी में सीधा होकर बैठ गया। सब कुछ बदल गया है। अब मेज़ के इर्द गिर्द बैठकर बेकार की चीज़ें पीने और अकादमिक बातें करने का सवाल नहीं रहा। इस मामले को सुलझाना जरूरी है। हमें सारी दिक्कतों को पार करके सच तक ज़रूर पहुंचना होगा। यह मेरा ही काम है और मैं किसी न किसी तरह इसे करूंगा ही। जो बातें हमें नहीं पता उन्हें भी हल करना है, क्योंकि जब हम उनको जान जाएंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा। मैं सारे मसले को दोबारा कहता हूँ। कौन जानता है कि रोज़मेरी का कत्ल हुआ था? जॉर्ज को किसने लिखकर ये बताया? उसने जॉर्ज को क्यों लिखा? अब खूनियों पर आते हैं। पहले वाले कत्ल को भूल जाओ, उसे बहुत देर हो चुकी है और हमें ठीक से पता नहीं क्या हुआ था। लेकिन दूसरा ठीक मेरी आंखों के सामने हुआ। मैंने उसे होते हुए देखा, इसलिए मुझे पता होना चाहिए कि वो कैसे हुआ। जॉर्ज के गिलास में साइनाइड डालने का सबसे सही वक्त कैबरे के दौरान था, मगर तब वह नहीं डाला गया होगा, क्योंकि उसने कैबरे के एकदम बाद अपने गिलास से घूंट पिया। मैंने उसे पीते हुए देखा था। उसके पीने के बाद किसी ने गिलास में कुछ नहीं डाला, किसी ने उसके गिलास को नहीं छुआ। फिर भी अगली बार उसने गिलास में से पिया तो वो साइनाइड से भरा था। उसे जहर नहीं दिया जा सकता था, मगर दिया गया। उसके गिलास में साइनाइड था, मगर कोई उसे उसमें नहीं डाल सकता था। क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, चीफ इंस्पेक्टर केम्प ने कहा। हाँ, एंथनी ने कहा। बात अब जादूगरी पर आ गई है, या किसी रूह के सामने आने पर। अब मैं रूह से ताल्लुक़ रखने वाले अपने अंदाजे को बताता हूँ। जब हम डांस कर रहे थे, रोज़मेरी की रूह जॉर्ज के गिलास के पास मंडराती है और किसी जादू से पैदा हो गया साइनाइड उसमें डाल देती है। कोई भी रूह इलेक्ट्रोप्लाज्म से साइनाइड बना सकती है। जॉर्ज वापस आता है, उसके नाम का जाम पीता है और ओह भगवान! दोनों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने हाथों से अपना सिर पकड़ रखा था। वो मानसिक पीड़ा से इधर से उधर झूल रहा था। यही है बैग वेटर। वेटर? केम्प सावधान हो गया। एंथनी ने न में सिर हिलाया। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं जो आपका है। एक बार मैंने सोचा भी था कि हमें एक वेटर की ज़रूरत थी, जो वेटर नहीं जादूगर हो। वेटर जिसे एक दिन पहले ही काम पर रखा गया हो। उसकी बजाय हमारे पास ऐसा वेटर था जो हमेशा से ही वेटर था, और एक छोटा वेटर जो वेटरों के खानदान से था। भोला भाला बच्चे सा वेटर जो शक से परे था, और वह अब भी शक से परे है, मगर उसने अपना हिस्सा निभा दिया। एंथनी ने एकटक उन्हें देखा। तुम समझे नहीं? एक वेटर शैंपेन में जहर मिला सकता था, मगर असली वेटर ने ऐसा नहीं किया। किसी ने जॉर्ज के गिलास को छुआ नहीं, फिर भी जॉर्ज को जहर दिया गया। जॉर्ज का गिलास और जॉर्ज, दो अलग अलग चीज़ें। और पैसा, ढेर सारा पैसा, और कौन जाने शायद मोहब्बत भी। मुझे ऐसे मत देखिए जैसे मैं पागल हूँ। चलो मैं दिखाता हूँ तुमको। कुर्सी पीछे धकेल कर वो उठ खड़ा हुआ और कैम्प को बाह से पकड़ लिया। मेरे साथ चलो। कैम्प ने अपने आधे भरे चाय के प्याले को अफसोस के साथ देखा। पैसे चुकाने हैं। नहीं, हम 1 मिनट में वापस आ जाएंगे। चलो, मुझे तुम्हें बाहर ले जाना है। चलो रेस। मेज़ को एक ओर सरका कर वह उन्हें अपने साथ गलियारे में ले गया। वहाँ वो टेलीफोन बॉक्स देखते हो? हाँ। एंथनी ने अपनी जेबें टटोली। डैम,
मेरे पास 2 पेन्स नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अपना फैसला बदल कर उस तरह से नहीं करना चाहूँगा। वापस चलो। वे कैफे में लौट गए। पहले केम्प, पीछे पीछे रेस, एंथनी का हाथ उसकी बाह पर। केम्प ने बैठकर अपना पाइप उठाया तो उसके माथे पर बल थे। उसने सावधानी से उसमें फूंक मारी और एक सुई से उसे साफ करने लगा, जो उसने अपनी वेस्ट कोट की जेब से निकाली। रेस बौखलाया सा भौए चढ़ाकर एंथनी को देख रहा था। पीछे को होकर उसने अपना प्याला उठाया और बची हुई चाय पीकर उसे खाली कर दिया। डैम, वो जोर से बोला, इसमें तो शक्कर है। उसने मेज़ के पार एंथनी की धीरे धीरे फैलती मुस्कान को देखा। हेलो। अपने प्याले से एक घूंट भर कर रेस बोला, ये क्या है? कॉफ़ी, एंथनी ने कहा। मुझे नहीं लगता तुम्हें पसंद आएगी। मुझे भी नहीं आई थी। एंथनी को अपने दोनों साथियों की आंखों में बात समझ आ जाने की चमक देखकर खुशी हुई। उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं रही, क्योंकि झटके से उसे एक और ख्याल आ गया। वो ज़ोर से बोल पड़ा, हे भगवान, वो कार! वह उछल खड़ा हुआ। मैं बेवकूफ़ था, इडियट। उसने मुझे बताया था कि वह एक कार के नीचे आते आते बची और मैंने ध्यान से सुना ही नहीं। चलो जल्दी, केम बोला। उसने कहा था कि स्कॉटलैंड यार्ड से निकलकर वह सीधी घर जा रही थी। हाँ, मैं उसके साथ क्यों नहीं चला गया? घर में कौन है? वहाँ रूथ लेसिंग थी, मिसेस ड्रेक का इंतज़ार करती हुई। हो सकता है कि वे दोनों अभी भी दफन के बारे में ही बात कर रही हो। इसके अलावा कोई भी और बात करती हुई अगर मैं मिसेस ड्रेक को जानता हूँ, रेस बोला। फिर अचानक जोड़ा, क्या आयरिस मार्ले के कोई और रिश्तेदार है? मेरी जानकारी में तो नहीं। मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ तुम्हारी सोच तुम्हें किस तरफ ले जा रही है, लेकिन क्या यह जिस्मानी तौर पर मुमकिन है? मेरे ख्याल में है। खुद ही सोचो, एक ही इंसान के कहने पर कितना कुछ मान लिया गया है। तुम समझते हो कि बहुत बड़ा खतरा है मिस मार्ले को? हाँ, मैं यही समझता हूँ। एंथनी ने मुंह में ही कुछ कहा और टैक्सी को आवाज़ दी। तीनों आदमी उसमें बैठ गए और ड्राइवर से जल्दी एल्वेस्टन स्क्वायर पहुंचने को कहा। केम्प धीरे से बोला, मुझे अभी तक सिर्फ मोटे तौर पर समझ आया है। इससे फैराडे तो बिल्कुल बाहर हो जाते हैं। सही, उसके लिए भगवान का शुक्र है, लेकिन दोबारा कोशिश तो नहीं होगी ना इतनी जल्दी? जितनी जल्दी हो उतना बेहतर, रेस ने कहा। हमारे दिमाग सही दिशा में दौड़ सके उसके पहले। 3rd टाइम लकी यही होगा। फिर जोड़ा, आयरिस मार्ले ने मुझे मिसेस ड्रेक के सामने बताया था कि जब भी तुम चाहोगे वो तुमसे शादी कर लेगी। वे लोग रह रहकर झटकों में बात करते रहे, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर उन्हीं से रास्ता पूछ रहा था और बड़े जोश से तेज़ी के साथ मोड़ काट रहा था और ट्रैफिक के बीच में से निकल रहा था। आखिरी बार तेज़ी से एल्वेस्टन स्क्वायर जाकर एक ज़बरदस्त झटके से घर के सामने आ खड़ा हुआ। एल्वेस्टन स्क्वायर इतना शांत कभी नहीं लगा। एंथनी ने कोशिश करके अपना बेपरवाह अंदाज लौटा लिया और आहिस्ता से बोला, बिल्कुल फिल्मों की तरह, अपना आप बेवकूफ़ सा लगता है। वह सबसे ऊपर की पायदान पर खड़ा घंटी बजा रहा था जब रेस ने टैक्सी वाले का हिसाब किया और केम भी सीढ़ियाँ चढ़कर उसके पीछे आ गया। नौकरानी ने दरवाज़ा खोला। एंथनी ने तेज़ी से कहा, मिस आयरिस लौट आई है क्या? इवोन्स कुछ हैरान दिखी। जी हाँ सर, वो आधा घंटा पहले आ गई थी। एंथनी ने राहत की सांस ली। घर में सब कुछ इतना शांत और हमेशा जैसा था कि उसे अपने कुछ देर पहले वाले नाटकीय डर पर शर्मिंदगी हुई। कहाँ है वो? मेरे ख्याल में वो मिसेस ड्रेक के साथ ड्राइंग रूम में है। एंथनी सिर हिलाकर आराम से कदम भरते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। रेस और कैंप उसके ठीक पीछे। ड्राइंग रूम में शेड लगी बिजली की रोशनियों में लुसीला ड्रेक छोटे शिकारी कुत्ते की उम्मीद भरी तल्लीनता से कुछ खोज रही थी। कुछ बुदबुदा भी रही थी जो सुना जा सकता था। डियर डियर, मैंने मिसेज मर्शम की चिट्ठी कहाँ रख दी? ज़रा देखने दो मुझे। आयरिस कहाँ है? एंथनी ने अचानक ही पूछा। लुसीला घूमी और एक टक ताकने लगी। आयरिस? वह, माफ़ करना। वह सीधी खड़ी हो गई। क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम कौन हो? रेस एंथनी के पीछे से निकलकर आगे आया और लुसीला का चेहरा साफ हो गया। उसने ये नहीं देखा था कि कमरे में आने वाला तीसरा आदमी चीफ इंस्पेक्टर केम था। ओ डियर, कर्नल रेस, तुमने कितनी मेहरबानी की कि आ गए, मगर काश कि तुम थोड़ी देर पहले यहाँ आए होते।
मैं दफन के इंतज़ाम के बारे में तुमसे मशवरा करना चाहती। एक मर्द की सलाह कितनी कीमती। और सच में मैं इतनी परेशान थी, जैसा मैंने मिस लेसिंग से कहा कि मैं तो सोच भी नहीं पा रही थी। और मैं ज़रूर कहूँगी कि मिस लेसिंग ने पहली बार बहुत हमदर्दी दिखाई और मेरे कंधों का बोझ हल्का करने के लिए कुछ भी करने की पेशकश की। सिर्फ जैसा कि उसने समझदारी से कहा, कुदरती है कि मुझे ही पता होना चाहिए कि जॉर्ज के पसंदीदा भजन कौन से थे। ऐसा नहीं कि मुझे वाकई पता है, क्योंकि जॉर्ज चर्च ज़्यादा जाता नहीं था। लेकिन एक पादरी की पत्नी, मेरा मतलब है बेवा होने के नाते, मुझे पता है कि उस मौके के लिए क्या सही है। रेस ने पल भर की चुप्पी का फ़ायदा उठाकर पूछा, मिस मार्ले कहाँ है? आयरिस? वो कुछ देर पहले आई थी। उसने कहा कि उसे सिरदर्द था और सीधी अपने कमरे में जा रही थी। जानते हो, आजकल की लड़कियों में ज़्यादा जान नहीं होती। वे पालक काफ़ी मिकदार में नहीं खाती और आयरिस दफन के इंतज़ाम की बात करना तो बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन आखिरकार किसी को तो ये काम करने हैं और ये एहसास होना भी ज़रूरी है कि सब कुछ बेहतरीन ढंग से किया गया है और मरने वाले को पूरी इज्जत दी गई है। ऐसा नहीं कि मुझे मोटर वाली अर्थी ज़्यादा इज्जत देने वाली लगती है। अगर आप समझे मैं क्या कह रही हूँ। लंबी काली पूंछ वाले घोड़े जैसी नहीं। लेकिन बेशक मैंने एकदम कहा कि ठीक था। और रूथ, मैंने उसे रूथ कहा, मिस लेसिंग नहीं। और मैं अच्छी तरह संभाल रही थी और वह हम सब पर कुछ छोड़ सकती थी। केम्प ने पूछा, मिस लेसिंग चली गई क्या? हाँ, हमने सब कुछ तय कर लिया और मिस लेसिंग तकरीबन 10 मिनट पहले चली गई। अखबारों में दी जाने वाली खबर वो अपने साथ ले गई। कोई फूल नहीं इन हालात में, और सर्विस, पूजा आराधना वगैरह कैनन वेस्टबरी को करनी है। वो बोलती रही और एंथनी आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की ओर बढ़ता रहा। वो कमरे से बाहर जा चुका था जब लुसीला ने अपनी कथा रोककर कहा, वो नौजवान कौन था जो आपके साथ आया था? पहले मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि आप उसे साथ लाए हैं। मैंने सोचा शायद वो उन भयानक रिपोर्टरों में से एक होगा। हमें उनके साथ इतनी परेशानी हुई। एंथनी दौड़कर सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। अपने पीछे कदमों की आहट सुनकर उसने सिर घुमाया और चीफ इंस्पेक्टर केम पर मुस्कुराया। तुमने भी उसे छोड़ दिया? बेचारा रेस, केम बड़बड़ाया। वह सब कुछ इतनी अच्छी तरह करता है, मेरी इस बात में नेक नामी नहीं। वे दूसरी मंजिल पर थे और तीसरी पर जाने ही वाले थे जब एंथनी ने पैरों की हल्की सी आहट नीचे उतरती हुई सुनी। उसने केम को करीब ही एक खाली गुसलखाने में खींच लिया। बच्चा सीढ़ियों से नीचे चली गई। एंथनी बाहर निकला और ऊपर की मंजिल की तरफ दौड़ा। वो जानता था आयरिस का छोटा सा कमरा पीछे की तरफ था। उसने हल्के से दरवाज़ा थपथपाया। हेलो आयरिस। कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा खटखटाया और आवाज़ दी, फिर हैंडल को घुमाया मगर दरवाजे को बंद पाया। अब उसने ज़ोर से दरवाज़ा पीटा। आयरिस, आयरिस। एक दो पल बाद वह रुक गया और नीचे की ओर देखा। वह एक पुराने ऊनी कालीन पर खड़ा था जो तेज़ हवा के झोंकों को बेअसर करने के लिए दरवाज़ों के बाहर बिछा दिए गए थे। यह वाला एकदम दरवाजे के साथ सटा हुआ कुछ ऊपर को था। एंथनी ने उसे पैर से ठोकर मारकर परे कर दिया। दरवाजे के निचले हिस्से में काफ़ी खाली जगह थी। उसने अनुमान लगाया कि कभी इसे सही नाप का कालीन लगाने के लिए काटा गया होगा। लकड़ी के बदरंग तख्तों के बजाय उसने दरवाजे के ताले के छेद में से झांका मगर कुछ देख नहीं पाया। लेकिन अचानक सिर उठाकर उसने सूंघा, फिर सीधा लेट कर दरवाजे के नीचे खाली जगह से नाक लगा दिया। उछलकर खड़े होकर वह चिल्लाया, केम। चीफ इंस्पेक्टर कहीं नजर नहीं आया। एंथनी दोबारा चिल्लाया, जो भी हो। रेस भागता हुआ सीढ़ियों से ऊपर आया। एंथनी ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया, खुद ही बोला, गैस तेजी से निकल रही है, हमें दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। रेस की कदकाठी ताकतवर थी। उसने और एंथनी ने अड़चन को जल्दी से दूर कर दिया। टूटने चटकने की आवाज़ के साथ ताला टूट गया। एक पल के लिए वो पीछे हट गए। फिर रेस बोला, वो वहाँ है, अंगीठी के पास। मैं अंदर घुसकर खिड़की तोड़ता हूँ, तुम उसे ले आओ। आयरिस मार्ले गैस से जलने वाली आग के पास लेटी थी, उसका मुंह और नाक जहाँ से गैस निकल रही थी उसी ओर। 1 या मिनट बाद घुटते दम के साथ बड़बड़ाते हुए एंथनी और रेस ने बेहोश लड़की को उतराई वाले फर्श पर लिटा दिया, गलियारे की खिड़की से आती तेज़ हवा में। रेस बोला, मैं इसे ठीक करता हूँ, तुम जल्दी से किसी डॉक्टर को लाओ। एंथनी सीढ़ियों से नीचे भागा। रेस ने पीछे से आवाज़ लगाई, फिक्र मत करो, मुझे लगता है ये ठीक हो जाएगी। हम वक्त पर पहुँच गए।
हॉल में जाकर एंथनी ने टेलीफोन पर बात की। लुसीला ड्रेक के उदारों की बाधा के बीच आखिरकार वह राहत की सांस के साथ टेलीफोन से हटा। मगर मेरा जानना ज़रूरी है कि हुआ क्या है। क्या आयरिस बीमार है? लुसीला आखिरी बार बिलखी। एंथनी ने कहा। वह अपने कमरे में थी, दरवाजे का ताला बंद, उसका सिर गैस वाली अंगीठी में और गैस पूरी खुली हुई। आयरिस! मिसेज ड्रेक जोर से चीखी। आयरिस ने खुदकुशी कर ली? मैं यकीन नहीं कर सकती, मैं नहीं मानती। एंथनी की मुस्कान की हल्की सी छाया लौट आई। आपको यकीन करने की ज़रूरत नहीं, वो बोला, ये सच नहीं है। और अब मेहरबानी करके टोनी, क्या तुम मुझे सब कुछ बताओगे? आयरिस सोफे पर लेटी थी और लिटिल प्रायर्स की खिड़कियों के बाहर नवंबर की तेज धूप खिली थी। एंथनी ने सामने खिड़की की चौखट पर बैठे रेस की तरफ देखा और लुभावने ढंग से हंसा। मुझे ये मानने में बुरा नहीं लग रहा आयरिस कि मैं इसी घड़ी का इंतज़ार कर रहा था। अगर मैं जल्दी ही किसी को ये नहीं बताऊंगा कि मैं कितना अक्लमंद रहा तो मैं फट जाऊंगा। इस बयान में कोई नम्रता नहीं होगी। मैं बेशर्मी से अपनी तूती बजाऊंगा ताकि सही मौके पर रुक रुक कर तुम कह सको, एंथनी तुम कितने अक्लमंद निकले, या टोनी क्या कमाल, या ऐसा ही कुछ। नाटक अब शुरू होता है। ये रहा। अपने आप में सारी बात बहुत आसान दिखती थी। मेरा मतलब है कि देखने में तो ये कॉज एंड इफेक्ट का मामला लगता था। रोज़मेरी की मृत्यु, जिसे उस वक्त खुदकुशी मान लिया गया था, खुदकुशी नहीं थी। जॉर्ज को शक हो गया, वो खोज करने लग गया, शायद सच के पास पहुंच भी रहा था, मगर कातिल को बेनकाब करने से पहले ही उसका भी कत्ल हो गया। पूरा सिलसिला, अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ, तो बिल्कुल साफ लगता है। लेकिन उसी वक्त हमें असंगतियाँ भी नजर आई, जैसे कि जॉर्ज को जहर दिया ही नहीं जा सकता था। जॉर्ज को जहर दिया गया था। जॉर्ज के गिलास को किसी ने नहीं छुआ था। जॉर्ज के गिलास के साथ छेड़छाड़ की गई थी। दरअसल मैं एक ज़रूरी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। अलग अलग मिल्कियत। जॉर्ज का कान है क्योंकि वह उसके सिर के साथ लगा है और बिना ऑपरेशन के हटाया नहीं जा सकता। मगर जॉर्ज की घड़ी कहने से मेरा मतलब सिर्फ उस घड़ी से है जो जॉर्ज ने पहनी है। यहाँ ये सवाल खड़ा हो सकता है कि क्या वह उसी की है या किसी ने उसे उधार दी है। और जब मैं जॉर्ज के गिलास या जॉर्ज के चाय के प्याले पर आता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरा मतलब साफ नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ उस गिलास या प्याले से है जिसमें से वो हाल ही में पीता रहा है, और जिसमें ऐसा कुछ नहीं जो उसे उसी नमूने के और कई प्यालों या गिलासों से अलग कर सके। ये समझाने के लिए मैंने एक प्रयोग किया। रेस बिना शक्कर की चाय पी रहा था, कैम शक्कर वाली चाय पी रहा था, और मैं कॉफ़ी पी रहा था। देखने में तीनों पे तकरीबन एक ही रंग के लग रहे थे। हम एक छोटे से संगमरमर की सतह वाले गोल मेज़ पर बैठे थे। आसपास और कई संगमरमर की सतह वाले गोल मेज़ थे। अचानक दिमाग में कोई ख्याल आ जाने के बहाने से मैं उन दोनों को उठाकर गलियारे में ले गया। जाते हुए कुर्सियों को सरकाकर और केम की पाइप्स जो उसकी प्लेट के पास पड़ी थी उसे भी अपनी प्लेट के पास सरका गया, बिना उसके मुझे ऐसा करते हुए देखने के। जैसे ही हम बाहर पहुंचे मैंने कोई बहाना बनाया और हम वापस आ गए। केम हमसे कुछ आगे। उसने कुर्सी मेज़ के पास खींची और उस प्लेट के सामने बैठ गया जिसके पास पाइप पड़ी थी, जिसे वह वहाँ छोड़ गया था पहले की तरह। रेस उसके दाएं बैठ गया और मैं उसके बाएं। मगर ध्यान दो कि क्या हुआ था। नहीं, क और ख असंगतियाँ। क रेस के प्याले में शक्कर है, ख केम के प्याले में कॉफ़ी है। दो बातें जो दोनों सही नहीं हो सकती, मगर वो दोनों सही है। केम जो प्याला मेज़ पर छोड़कर गया था और जो प्याला उसे वापस आने पर मिला, दोनों एक ही नहीं है। और आयरिस, उस रात लक्समबर्ग में यही हुआ। कैबरे के बाद जब तुम सब नाचने के लिए गए, तुमने अपना बैग नीचे गिरा दिया। एक वेटर ने उसे उठाया, असली वेटर ने नहीं, जो उस मेज़ पर तैनात था और जानता था तुम कहाँ बैठी थी, मगर किसी वेटर ने। जल्दी जल्दी में एक घबराया हुआ वेटर जिसे हर कोई धमका रहा था और जो चटनी लेकर भागा जा रहा था, और जिसने जल्दी से झुककर बैग उठाया और उसे एक प्लेट के पास रख दिया। असल में जहाँ तुम बैठी थी उसके बाईं ओर पड़ी प्लेट के पास। जॉर्ज और तुम सबसे पहले वापस आए और तुम बिना सोचे उस जगह जा बैठी जहाँ तुम्हारा बैग था, बिल्कुल वैसे ही जैसे केम जा बैठा था जहाँ उसकी पाइप पड़ी थी। जॉर्ज उस जगह बैठ गया जो उसने सोचा उसकी थी, तुम्हारी दाईं ओर। और जब उसने रोज़मेरी की याद में एक जाम की पेशकश की तो
उसने उस गिलास से जाम पिया जो उसे लगा कि उसका था, मगर असल में तुम्हारा गिलास था, जिस गिलास में आसानी से जहर मिलाया जा सकता था बिना किसी जादूगरी के। क्योंकि जिस एक इंसान ने कैबरे के बाद जाम नहीं पिया, वो तो वही था जिसकी सेहत के लिए जाम पिया जा रहा था। अब पूरी बात को दोबारा देखो तो सारा इंतजाम बदल जाता है। होने वाली शिकार तुम हो, जॉर्ज नहीं। लगता है जैसे जॉर्ज को इस्तेमाल किया गया। अगर सब कुछ गलत नहीं हो जाता तो दुनिया क्या कहानी देखती। 1 साल पहले हुई पार्टी को दोहराया जाना, और दोहराया जाना खुदकुशी का। जाहिर है कि लोग कहते कि इस परिवार में ही खुदकुशी करने की तरफ झुकाव था। छोटा सा कागज़ का टुकड़ा जिसमें साइनाइड था तुम्हारे बैग में पाया जाना, साफ केस। बेचारी लड़की अपनी बहन की मृत्यु को लेकर सोच में डूबी रहती थी। अफसोस की बात, मगर ये अमीरजादियाँ कभी कभी पागल सी होती है। आयरिस ने उसे टोका। वो चिल्लाई, लेकिन कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा? क्यों? कौन? वो सारी लुभावनी दौलत। परी, दौलत दौलत दौलत। मरने के बाद रोज़मेरी का पैसा तुम्हें मिला था। अब मान लो कि तुम भी मर जाती बिन ब्याही, उस पैसे का क्या होता? जवाब है कि वह तुम्हारी निकटतम रिश्तेदार को मिलता, तुम्हारी आंटी लुसीला ड्रेक को। सब हाल जान लेने के बाद मैं लुसीला ड्रेक के पहला कत्ल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन क्या कोई और था जिसे फ़ायदा होता? हाँ, बेशक, विक्टर ड्रेक। अगर लुसीला को दौलत मिलती है तो वह एक तरह से विक्टर को ही मिलती। विक्टर तो यह पक्का कर लेता, वह हमेशा से ही अपनी माँ के साथ अपनी मर्जी चलाने में कामयाब रहा, और विक्टर को पहले कातिल के रूप में देखने में कोई दिक्कत नहीं। लगातार केस की शुरुआत से ही विक्टर की बातें होती रही है, उसका जिक्र। वह करीब ही रहा है, एक दुष्ट छाया सा। लेकिन विक्टर तो अर्जेंटीन में है, वह 1 साल से ज़्यादा से दक्षिण अमेरिका में है। सच में। अब हम उस पर आते हैं जो हर कहानी का बुनियादी कथानक कहलाता है। लड़की लड़के से मिली। जब विक्टर रूथ लेसिंग से मिला तब ये खास कहानी शुरू हुई। विक्टर ने उसे जकड़ लिया। मुझे लगता है रूथ बुरी तरह उसके प्यार में पड़ गई होगी। ये खामोश रहने वाली, समझदार, कानून को मानने वाली औरतें अक्सर काफ़ी बुरे आदमियों के प्यार में फंस जाती है। पल भर के लिए सोचो और तुम्हें एहसास हो जाएगा कि विक्टर के दक्षिण अमेरिका में होने का सारा सबूत रूथ का बयान है। कभी उसके सही होने के बारे में जानने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि वह कभी असली मुद्दा था ही नहीं। रूथ ने रोज़मेरी की मृत्यु से पहले बताया कि उसने विक्टर को SS क्रिस्टोबल पर अलविदा कहा। रूथ ही थी जिसने जॉर्ज की मौत वाले दिन सुझाया कि ब्यूनो एरिस टेलीफोन किया जाए, और बाद में टेलीफोन वाली लड़की को नौकरी से निकाल दिया, जो बिना किसी इरादे के बता सकती थी कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बेशक, अब पता लगाना आसान था। विक्टर ड्रेक 1 साल पहले रोज़मेरी की मृत्यु के एक दिन बाद ब्यूनो एरिस पहुंचा। जॉर्ज की मृत्यु वाले दिन ब्यूनो एरिस में ओगिलवी की रूथ से विक्टर के बारे में टेलीफोन पर कोई बात नहीं हुई, और विक्टर कुछ हफ्ते पहले ही ब्यूनो एरिस से न्यूयॉर्क के लिए चला गया था। उसके लिए बहुत आसान था कि किसी एक दिन अपने नाम से एक तार भेजना, पैसों के लिए तकाजा करने वाला तार, जो इस बात का सबूत था कि वह हज़ारों मील दूर था। जिसकी बजाय एंथनी ने बेहद खुशी से कहानी के चरम की ओर बढ़ते हुए कहा। वह लक्समबर्ग में हमारी मेज़ के साथ वाली मेज़ पर बैठा था, एक सुनहरे बालों वाली सुंदरी के साथ, जो इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी। वह भद्दा आदमी नहीं। धब्बेदार पीली रंगत और सुर्ख लाल आंखें पाना काफ़ी आसान है, और उनसे एक आदमी में बहुत फ़र्क दिखता है। दरअसल हमारी पार्टी में सिर्फ मैं एक था, रूथ लेसिंग को छोड़कर, जिसने विक्टर को देख रखा था, और मैंने उसे कभी उस नाम से नहीं जाना था। वैसे भी मैं उसकी तरफ पीठ करके बैठा था। जब हम अंदर आ रहे थे तो बाहर कॉकटेल लाउंज में मुझे लगा था कि मैंने एक आदमी को पहचाना जिसे मैं अपनी कैद के दिनों में जानता था, मंकी कोलमैन। लेकिन चूंकि अब मैं शराफत की ज़िंदगी जी रहा था, मैं नहीं चाहता था कि वह मुझे पहचाने। मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि मंकी कोलमैन का इस जुर्म में कोई सरोकार था। ये और भी कम कि वह और विक्टर ड्रेक एक ही आदमी थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा उसने ये कैसे किया। कर्नल रेस ने कहानी आगे बढ़ाई। दुनिया में सबसे आसान तरीके से। जब कैबरे हो रहा था, वह टेलीफोन करने बाहर गया। हमारे मेज़ के पास से गुजरता हुआ। ड्रेक एक अभिनेता रह चुका था, और इससे अहम भी कुछ रह चुका था, एक वेटर। मेकअप करके चार्ल्स मोराल्स की भूमिका निभाना एक एक्टर के लिए बच्चों का खेल था।
लेकिन मेज़ के आसपास एक काबिल वेटर की चाल ढाल के साथ घूमने, शैंपेन की गिलासों को भरने के लिए ऐसे आदमी की जानकारी और तरीके की ज़रूरत थी जो सच में वेटर रह चुका हो। कोई भी बेढंगी हरकत आपका ध्यान उसकी ओर खींच सकती थी, मगर एक असली वेटर होने की वजह से आप में से किसी ने उसे न देखा न उस पर ध्यान दिया। आप लोग कैबरे देख रहे थे, रेस्तरां के सामान का वह हिस्सा नहीं। वेटर, आयरिस ने झिझकती आवाज़ में पूछा। और रूथ? एंथनी बोला। बेशक, वो रूथ ही थी जिसने साइनाइड वाला कागज़ तुम्हारे बैग में डाला, और शायद क्लोक रूम में शाम के शुरू में ही। उसने ये तरीका 1 साल पहले आजमाया था, रोज़मेरी के साथ। मुझे हमेशा ये अजीब लगता था, आयरिस बोली, कि जॉर्ज ने रूथ को उन खतों के बारे में नहीं बताया। वो हर चीज़ में उसकी सलाह लेता था। एंथनी थोड़ा हंसा। उसने ज़रूर बताया था, सबसे पहले। वो जानती थी वो ऐसा करेगा, इसीलिए उसने उन्हें लिखा था। तब उसने जॉर्ज के लिए उसकी सारी प्लान तैयार की। पहले उसे अच्छी तरह उकसाकर उसने स्टेज तैयार कर रखी थी खुदकुशी नंबर 2 के लिए। और अगर जॉर्ज ये मान लेता कि तुमने रोज़मेरी को मारा और बाद में पछतावे या घबराहट में खुदकुशी कर ली, तो उससे रूथ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सोचो, मुझे वो पसंद थी, बहुत पसंद थी, और मैं सच में चाहती थी कि वह जॉर्ज से शादी कर ले। शायद वह उसके लिए एक बहुत अच्छी पत्नी होती, अगर वो विक्टर से न मिली होती। एंथनी ने कहा। सबक, हर एक हत्यारिन पहले एक अच्छी लड़की थी। आयरिस सिहर उठी। और ये सब पैसे के लिए? ओ मासूम, ये सब पैसे के लिए ही किया जाता है। विक्टर ने तो बेशक पैसे के लिए ही किया। रूथ ने कुछ पैसे के लिए, कुछ विक्टर के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल में वो रोज़मेरी से नफरत करती थी। जब उसने तुम्हें जानबूझकर कार के नीचे कुचलने की कोशिश की, तब तक वो बहुत दूर आ चुकी थी। और उससे भी आगे तब जब उसने लुसीला को ड्राइंग रूम में छोड़ा, ज़ोर से बाहर का दरवाज़ा बंद किया और भागकर ऊपर तुम्हारे कमरे में गई। वो कैसी लग रही थी? उत्तेजित? आयरिस ने सोचा। मेरे ख्याल में तो नहीं। उसने सिर्फ दरवाजे को थपथपाया, अंदर आई और बोली कि सब तय हो गया था और उसे उम्मीद थी कि मैं ठीक थी। मैंने कहा हाँ, बस मैं थोड़ा थक गई थी। तब उसने मेरी बड़ी सी रबर चढ़ी टॉर्च उठाई और कहा कि कितनी बढ़िया टॉर्च है, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। नहीं डियर, एंथनी बोला, क्योंकि उसने तुम पर वार किया। बहुत ज़ोर से नहीं, लेकिन तुम्हारी ही उस बढ़िया टॉर्च के साथ, तुम्हारी गर्दन पर। तब उसने तुम्हें सलीके से गैस की अंगीठी के पास लिटा दिया, खिड़कियों को ज़ोर से बंद किया, गैस खोल दी, दरवाज़ा बंद करके चाबी उसके नीचे से सरका दी। ऊनी गलीचे को ऊपर को उठाकर दरवाजे के नीचे की खाली जगह को छुपा दिया ताकि हवा अंदर न जा सके, और धीरे से सीढ़ियों से नीचे उतर गई। कैंप और मैं वक्त रहते गुसलखाने में घुस गए। मैं ऊपर तुम्हारे पास भागा और कैंप ने रूथ लेसिंग का पीछा किया, बिना ये जाने कि उसने वो कार कहाँ खड़ी की थी। जानती हो, मुझे उसी वक्त लगा कि कुछ गड़बड़ थी, और कुछ अजीब। जिस ढंग से रूथ ने हमारे मन में ये भरने की कोशिश की कि वह बस और ट्यूब से आई थी, आयरिस थरथरा उठी। ये सोचना भी भयानक है कि कोई मुझे मारने पर इस तरह तुला हुआ था। क्या वो तब तक मुझसे नफरत भी करने लगी थी? ओह, मैं ऐसा नहीं सोचता, लेकिन मिस रूथ लेसिंग एक बहुत काबिल जवान औरत है। वह 2 हत्याओं में पहले ही साथ दे चुकी थी, और उसे बिना किसी बात के जोखिम लेना पसंद नहीं था। मुझे यकीन है कि लुसीला ड्रेक तुम्हारे मुझसे किसी भी वक्त शादी कर लेने के फैसले के बारे में उससे बता चुकी थी, और उस हालत में रूथ के पास वक्त नहीं था। शादी हो जाने के बाद मैं तुम्हारा सबसे करीबी रिश्तेदार होता, लुसीला नहीं। बेचारी लुसीला, मुझे उसके लिए बहुत अफसोस है। हम सभी को है। क्या वह सच में हिरासत में ले लिया गया है? एंथनी ने रेस की तरफ देखा, जिसने हाँ में सिर हिलाकर कहा। आज सुबह जब वह न्यूयॉर्क में उतरा, क्या वह बाद में रूथ से शादी करने वाला था? ये रूथ का विचार था। मेरा ख्याल है वह ऐसा करवा भी लेती। एंथनी, मुझे नहीं लगता। मुझे अपनी दौलत बहुत पसंद है। ठीक है प्रिय, अगर तुम चाहोगी तो हम उसके साथ कुछ नेक काम करेंगे। जिंदा रहने के लिए मेरे पास काफ़ी है, और अपनी बीवी को आराम से रखने के लिए। तुम चाहोगी तो हम तुम्हारी सारी दौलत बांट देंगे, अनाथालयों को या बूढ़े आदमियों को मुफ्त तंबाकू देने के लिए, या समूचे इंग्लैंड में बेहतर कॉफ़ी परोसने के लिए एक आंदोलन चलाने के बारे में क्या ख्याल है? थोड़ी सी तो मैं रखूँगी, आयरिस ने कहा, ताकि अगर मैं कभी भी चाहूँ तो तुम्हें छोड़कर शानदार ढंग से चली आऊँ।
मुझे नहीं लगता आयरिस कि ऐसे जज्बे के साथ शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। वैसे तुमने एक बार भी नहीं कहा टोनी बहुत बढ़िया या एंथनी तुम कितने तेज दिमाग हो। कर्नल रेस मुस्कुराकर उठ खड़ा हुआ। चाय के लिए फैराडे के यहाँ जाना है, वो बोला। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी जब उसने एंथनी से कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम भी चल रहे हो? एंथनी ने सिर हिलाकर मना कर दिया और रेस कमरे से बाहर हो गया। दहलीज पर खड़े होकर उसने पीछे मुड़कर कहा, गुड शो। यह उसके पीछे दरवाज़ा बंद करते हुए एंथनी ने कहा, तो सबसे ऊंची ब्रिटिश तारीफ है? आयरिस ने शांत आवाज में पूछा। रेस के मुताबिक तो मैंने ये सब किया था। नहीं, उसके खिलाफ मन में ये बात मत रखो, एंथनी ने कहा। जानती हो, उसने इतनी खूबसूरत जासूस देखी है जो गुप्त फॉर्मूला चुराती थी और मेजर जनरलों से भेद उगलवाती थी कि उसका मिजाज ही रूखा हो गया है और पहचानने की काबिलियत गड़बड़ा गई है। वो समझता है कि केस में जो भी खूबसूरत लड़की है वही मुजरिम होगी। तुमने क्यों सोचा कि मैं नहीं थी? सिर्फ मोहब्बत, मेरे ख्याल में, एंथनी ने हल्के फुल्के लहजे में कहा। फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया, संजीदा हो गया। उसने आयरिस के पास पड़े फूलदान को छुआ जिसमें एक टहनी पर हल्के नीले बैंगनी रंग का एक फूल था। इस मौसम में ये फूल क्या कर रहा है? कभी कभी आ जाता है, बस एक टहनी, अगर पतझड़ हल्की हो तो। एंथनी ने उसे कांच के फूलदान से निकाला और पल भर के लिए अपने गाल से छुआ। उसने अपनी आंखें मूंद ली, गहरे कत्थई बाल देखे, हंसती हुई नीली आंखें और लाल चाहत भरे होठ। उसने धीमी आम बातचीत के लहजे में पूछा, अब तो वह यहाँ नहीं है ना? किससे मतलब है तुम्हारा? तुम जानती हो रोजमेरी, मुझे लगता है आयरिस वो जानती थी कि तुम खतरे में हो। उसने खुशबूदार टहनी को होठों से छुआ और उसे आहिस्ता से खिड़की के बाहर फेंक दिया। गुड बाय रोजमेरी, शुक्रिया। आयरिस कोमलता से बोली, याद रखने के लिए? और भी कोमलता से, अर्ज है प्रिय, याद रखना। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।